show that the angular momentum has the same physical unit as Planck's constant. आपको ये बोला है कि एंगुलर मोमेंटम जिसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी ये क्या होता है उस पे मत जाना, ये आपको किसी को भी नहीं पता है। चैप्टर नंबर 7 में जाके आप पहली बार सुनेंगे इसका नाम। बट आपको ये कहा गया है कि जो कोई भी एंगुलर मोमेंटम होता है उसका यूनिट मतलब उसका डायमेंशन आपको किसकी तरह प्रूव करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट की तरह, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हो। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा, जिसमें हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। अब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला, वैसे तो मैं लास्ट क्लास में निकलवाया था मैंने। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। अब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर्स पर सेकेंड से आता है LT-1, एंड रेडियस का डायमेंशन मतलब लेंथ, रेडियस को भी मेजर तो लेंथ में ही किया जाता है। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, mL2T-1। क्या सही लिखा है मैंने? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। उदय, क्लियर है आपको? यस सर। अब बोला है ये प्रूव करो कि ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के बराबर होगा। आपको क्वेश्चन में हिंट दिया है कि आइंस्टाइन भाई साहब, आपने नाम तो सुना ही होगा, उनका ये फेमस फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। जैसे mc² होता है वैसे E इज इक्वल टू एच न्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में ये जो होता है वो है फ्रीक्वेंसी, इसको वेलोसिटी मत समझना, ये न्यू है। वेलोसिटी v होती है और न्यू फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, E है एनर्जी। तो यहां से अगर हम h का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहे तो क्या फॉर्मूला वाइज E बाय न्यू बन जाएगा। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2T-2। याद करो, फोर्स का होता था mLT-2, फोर्स के L पे 2 लगा दो, एनर्जी बन जाता है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, T-1। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, mL2T-1। ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। यही प्रूव करना था आपको। क्वेश्चन में था शो दैट द एंगुलर मोमेंटम L हैज सेम फिजिकल यूनिट एज प्लैंक्स कांस्टेंट H, विच बिकॉज इनका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो यूनिट वाइज भी वो सेम हो जाएगा। क्लियर है उदय को? यस सर। बस इतना ही करना था वो क्वेश्चन में। अब आई होप आप सभी को 2.1 में कोई डाउट नहीं होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, फोर्स, एनर्जी, वर्क, टॉर्क, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे निकाले थे। इसलिए निकाले थे बिकॉज हमको सेशन 2.2 पढ़ना था। अब 2.2 सेशन में का हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हमें इस सेशन में कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। तो जान लीजिए कि देयर आर 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना है डायमेंशंस के। पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर।
इसमें हम क्या करते हैं, प्रथम 2.2 की बात कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 10 2.1 का था। इस एप्लीकेशन में हम क्या सीखेंगे, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग कंट्री ने अलग अलग सिस्टम रखे थे। कोई सीजीएस सिस्टम में मेजरमेंट करता था, तो कोई एफपीएस सिस्टम में मेजरमेंट करता था, लेंथ मास टाइम का। तो अगर आपको मैं कोई चीज सीजीएस सिस्टम में दे देता और बोलता कन्वर्टेड इनटू एसआई सिस्टम, तो उसको करने का, आदित्य कर सकते हैं आप, ओके, उसको करने का क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा, वो हम इस एप्लीकेशन में सीखेंगे। मैं अगेन आपको एक चीज पहले ही बता देता हूं कि ये एप्लीकेशन थ्योरी वाइज समझ नहीं आएंगे, ये तो एप्लीकेशन हम जितने न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज मैं ट्राई करूंगा कि जिस भी एप्लीकेशन को हम पढ़ रहे हैं उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करें, सो दैट हमें कॉन्फिडेंस आए कि मुझे आता है। दूसरा आता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फॉर्मूला। सुनकर अभी यार जज मत करना है कि यार ये तो सुन के ही सब समझ नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा, वो जब करवाऊंगा तभी आएगा। सिर्फ आइडिया दे रहा हूं क्या हम पढ़ने वाले हैं। अलग अलग फॉर्मूला, जैसे आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये हम प्रूव करना सीखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आज तक आपने पढ़ा था ½ mv², क्या डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही है, वो हम सीखेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। क्या करना है वो हम जब करेंगे तब बताऊंगा मैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अगर आपके स्कूल में आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं तो चैप्टर 2 में से अगर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है तो मैं इस एप्लीकेशन का डाल सकता हूं। यह एप्लीकेशन आपके स्कूल की एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, खासकर ये थर्ड एप्लीकेशन। तो आज मैं आपको थर्ड एप्लीकेशन से ही स्टार्ट करवाऊंगा, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके स्कूल के पेपर में अगर 15 चैप्टर आ रहे हैं फाइनल एग्जाम में और तब चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर 1-2 चैप्टर का टेस्ट होगा तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन होगा ही होगा। और सिर्फ 2 का हुआ या हो चुका होगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है। तो आज का फोकस सबसे पहले मेरा थर्ड एप्लीकेशन पे होगा, और वो एप्लीकेशन है डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया आप सब क्वेश्चन कर पाएंगे, बट कंडीशन आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। तो कुछ मैं करवाता हूं, कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस आए। मुझे तो है कॉन्फिडेंस, मैं कर लूंगा, बट मेरे कॉन्फिडेंस से कोई सेंस नहीं होगा। एग्जाम आपकी है, आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला मैं एग्जाम्पल नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा ये वाला एप्लीकेशन। अब सब मैं थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करने वाला हूं कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके नोट्स के पेज नंबर 15 पर होगा। विश्वा मोदी, आप रीड कर सकती हैं? Yes, sir. Consider a simple pendulum having a bomb attached to a string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on its length, mass, and the acceleration due to gravity. Derive the expression for its time period using method of dimension.
अब सुनकर तो ऐसा लग रहा होगा सर क्या पढ़वा दिया, कुछ पता ही नहीं लगा है क्वेश्चन में दिया क्या है। इसको ऐसे नहीं देखो, चैप्टर नंबर 2, इस चैप्टर में आपको ये तो पता लग चुका होगा कि आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी सुन रहे होंगे वो आपने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुनी होगी, जिसके मीनिंग भी आपको नहीं पता है आज, और सीखने भी नहीं है। इस चैप्टर में नहीं सीखने हैं, वो तो हमारा 11th और 12th का फुल सिलेबस है। तो आपको जब इस टाइप के एप्लीकेशन आएंगे तो आपको ऐसी बहुत सारे वर्ड्स, स्टेटमेंट मिलेंगे जहां आपको लगेगा कि आपको पता नहीं लग रहा है, तो आपको लगवाना भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर एक ट्रिक होता है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दो। हमारा तो जनरल बिहेवियर भी होता है, काम की चीजें सुन लेते बाकी दूसरे कान से निकाल देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली अप्लाई भी करना है। काम का पढ़ेंगे, बाकी सब निकाल देना दिमाग से, नहीं आया तो नहीं आया भाई, पढ़ा ही नहीं कैसे आएगा। अब देखो मैं वापस से इस क्वेश्चन को रीड करता हूं। थैंक यू सो मच विश्वा। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम आपने को चैप्टर 14 में जाके पढ़ना है, बट आप सभी ने देखा होगा सिंपल पेंडुलम वाली वॉल क्लॉक जो होती है। कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillates under the action of force of gravity। इस पूरे पार्ट में कुछ काम का नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन को फॉर्म करना था, थोड़ा डराना था, डरा दिया है। अब चलते हैं आगे। सपोज दैट, यहां से मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब होता है टाइम पीरियड। तो मैं सबसे पहली चीज जो मुझे पढ़ के समझ में आती है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से पता लगा टाइम पीरियड, टी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। ये डिपेंड्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस डिपेंड्स के पहले देखना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है। अभी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है डिपेंड्स के पहले? टाइम, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। बट आपको ये भी कहा है कि ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या लिखना रहेगा कि ये जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। तो डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाइएगा, इसकी स्टेप बाय स्टेप देखिएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने लिख दिया लेंथ एल। फिर है जो बॉब का मास होता है, वो पेंडुलम के अंदर जो ये वाला पार्ट होता है उसे हम बॉब बोलते हैं, उस बॉब के मास पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने लिख दिया एम। और तीसरी चीज जो मिलती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी। तो बताओ इन सभी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, टी का फॉर्मूला बताना है। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप कुकिंग करते हो तो, या करना पसंद करते हो, या देखिए आपको कुछ बनाना है, क्या बनाना है आपने पहले से सोच लिया। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपलेस्ट चीज लेते हैं मैगी, ये सब को रिलेट कर सकते हैं, लड़कों को भी इतना बनाना तो आता है। मैगी अगर बनानी है तो आपके पास इंग्रेडिएंट मैक्सिमम क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैगी चाहिए। अगर आप ऑयल डालना पसंद करते हैं तो ऑयल, वाटर, हाँ नहीं पसंद करते तो नहीं डालने का, साइड में रखने का। ऑयल, वाटर, मैगी मसाला, अगर उससे काम नहीं बनता है तो एक्स्ट्रा भी मार्केट में मिलता है, हम थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए डाल देते हैं। ये तो बेसिक लेवल होता है। फिर थोड़ा हाई फाई बनाना होता है तो हम उसके अंदर चीज डालेंगे। अगर आपको वेजिटेबल्स पसंद है तो उसमें कोई अनियन डालेगा, कोई टोमेटो डालेगा। मतलब आपको मैगी बनाने के लिए ये सब चीजें चाहिए थी, अब बोल दिया गया आपको ये सब चीजें दे दी, बोला मैगी बनाओ। यहां पर भी ऐसा ही होगा, आपको टाइम पीरियड दे दिया, लेंथ दे दिया, मास दे दिया, जी दे दिया, अब बोला टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाओ, इन चारों से मिलके बनना चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होगा कि पहले फाइंड आउट करो कि डिपेंड्स के पहले क्या लिखा था। हमने देखा डिपेंड्स के पहले लिखा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, पहले लिखा था, मतलब ये नहीं सर डिपेंड्स के पहले तो पेंडुलम लिखा है। डिपेंड्स के पहले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का जिक्र वो कर रहा है, तो
सपोज दैट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन याद रखिएगा आज से टाइम पीरियड के लिए होता है, मैंने लिख दिया टी। ये टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है, उसको प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के लाइन से लिखते चले जाना। लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। बट किसी ने ये थोड़ी ना बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 2 होगा कि पावर 5 होगा, वो थोड़ी ना हमें पता है। हमको ये पता है कि LMG आने वाला है। तो अगला स्टेप आपका क्या होगा, इसका पावर x, इसका पावर y, इसका पावर z, या ABC भी लिख सकते हो। वेट करिए, मैं इतना समझ में आया कि जिस जिस क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उनकी पावर हमेशा आप क्या दे देंगे, एक्स वाई जेड, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा या एल रेज टू द पावर -5 होगा, वो हमको नहीं पता। वही हमको मेन फाइंड आउट करना होता है। अब ये तो बचपन से सिखा दिया गया है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट भाई साहब बैठे होते वो आ जाते हैं। तो यहां पर अगला स्टेप क्या होगा, t इज इक्वल्स टू L टू दी पावर x, m टू दी पावर y, g टू दी पावर z, और क्योंकि इक्वल्स टू आया है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k। हमेशा इस स्टेप को आप दिया करेंगे इक्वेशन नंबर 1। इज दैट क्लियर? करेंगे आज हम बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हुआ तो मैं पूरी क्लास इसी के करवा दूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बट किसी भी स्टूडेंट को आज क्लास के बाद ऐसा नहीं लगना चाहिए उसको आया नहीं, जो डाउट है आज अभी के अभी पूछ लेना है। अब देखिए सबसे अच्छा काम स्टार्ट होगा अब आपको LHS और बोलिए उदय, कुछ डाउट है आपको? यस सर। बोलिए उदय। सर के की कोई वैल्यू होती है? नहीं, मैं उस पर आता हूं, चिंता मत कर, मैं आता हूं। ये हमेशा एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा हमारे इस एप्लीकेशन में, जिसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होने वाला है, जैसे पाई होता था। हाँ। ठीक है, और अगर के का कुछ वैल्यू होगा तो वो क्वेश्चन में दे देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे पता है के का वैल्यू 2 पाई होने वाला है, मैं आपको पहले से बता देता हूं। तो फ्यूचर में जब मुझे रखना होगा मैं 2 पाई रख दूंगा, बट आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको नहीं पता है, आपको के की जगह के ही रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बोलिए वेदांत। सर मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वेदांत फर्स्ट क्लास है ना, आपने डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने सीखे, वो आ गए आपको? हाँ। अब इस वाले पार्ट में बताइए क्या पता नहीं लगा? हम कहाँ से देखिए, पढ़ रहे वही नहीं मालूम पड़ चल रहा। अच्छा, ओके ओके ओके, नोट्स आपके पास है अभी खुले हुए? किसके नोट्स? जो कल मैंने आपको बताए थे कि आपको नोट्स गूगल क्लासरूम में मिल जाएंगे, हाँ है हाँ आपके पास अभी? है। तो चलिए नोट्स खोलो, मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ की बात कर रहे हैं। खुले है सर। उन नोट्स के पेज नंबर 15 पे जाइए। आ गया सर। आ गया? एग्जाम्पल 7 दिख रहा है आपको? ओके सर, मिल गया सर। इसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए वापस रिपीट करता हूं प्लीज, फर्स्ट क्लास से डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकता है। क्वेश्चन था, a simple pendulum, sorry, consider a simple pendulum having a bob attached to a string that oscillates under the action of the force of gravity. अब इनमें इतने भारी भारी वर्ड्स लैंग्वेज यूज की होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी, तो मैं ये कह रहा हूं समझने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ अपने मतलब की चीज देखनी है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो मेरा काम क्या है यहाँ पर, आपको वो चीज देखना सिखाना कि वो मतलब की चीज क्या होगी आपके क्वेश्चन में। अब उसके बाद क्वेश्चन था, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड की बात हो रही है, वो टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड कर रहा है? तो पहले बोला है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उस पेंडुलम की लेंथ पर डिपेंड करता है, पेंडुलम के मास पर डिपेंड करता है,
और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसका वैल्यू 9.8 हम बात करके चलते थे आज तक, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि टी इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, तो एल एम जी साथ में लिख देने का। यहां तक क्लियर है वेदांत को? अब देखिए, ये जो डिपेंडेंसी है एल एम जी की टी पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पावर 2 होगा, पावर 5 होगा, पावर 15 होगा, मुझे कैसे पता लगेगा? अभी हमें नहीं पता। तो हमने क्या किया, सबकी पावर को वेरिएबल्स दे रही है, एक्स वाई जेड, हमें नहीं पता, हमें निकालना है, हम लेके आएंगे। यहां तक क्लियर सभी को? अब देखिए, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो मैंने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज के। अब सिर्फ वो एक कांस्टेंट है, उसका कभी भी डायमेंशन नहीं होगा, ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। 2, 5, 10, 15, 2 पाई भी 2 इंटू 3.14 हो जाता है, तो ये एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टी, टाइम पीरियड, इट इज दी वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी हमारी 7 में से, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है कैपिटल टी। बट अगर मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से लिखता, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था हम कैसे लिखते हैं, m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू दी पावर 1। क्या ये टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? यस, बिकॉज एनीथिंग रेस टू दी पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो m की पावर 0, l की पावर 0 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो मैंने सिर्फ अच्छे तरीके से लिखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है बाद में काम आने वाला है, मैंने टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया है। किसी को डाउट? ध्रुवी, आपकी भी सेकंड क्लास है। वेदांत को जैसे आपने अभी मुझे बोला सर प्रॉब्लम आ रहा था, आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, मुझे पता लगेगा। और श्वेता हमारे साथ न्यू स्टूडेंट है, अगर उनको भी कोई डाउट है तो आप भी मुझे बता सकते हैं, और बाकी को तो आइडिया लग ही जाएगा। अब देखिए, के का तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो यहाँ पे के का कोई डायमेंशन नहीं आने वाला है, वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। बट एल लेंथ का तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एल। ये मैंने लिख दिया एल, ब्रैकेट्स लगा दिए, और एल का पावर क्या है, एक्स। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम, ब्रैकेट्स लगा दिए, जो कि डायमेंशनल फॉर्मूला की निशानी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और पावर लगा दी वाई। जी क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने सीखा था LT-2 होता है। तो यहां पे लिख दिया मैंने LT-2, और पावर क्या हो गई, Z। क्या यहां तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए रेज हैंड करके। चलिए ठीक, बोलिए प्रीत। सर एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटी में देयर इज नो डिफरेंस। ओके, तो यही डायमेंशनल फॉर्मूला लगेगा ना दोनों में? यस यस, हमेशा यही लगेगा। ओके। भव्य, यस सर। भव्य ने हैंड रेस किया था, कोई डाउट है आपको? मैंने नहीं किया सर। ओके, मुझे आया इसलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। या संजना, So how did you replace t with m raised to power 0, l raised to power 0 and t raised to power 1? वो मैं बता देता हूँ आपको। Yeah. कियोशा, आपका भी डाउट बोल दो, साथ में बता दूंगा कुछ हो तो। सर k is equal to 2 pi नहीं समझ आया। भूल जाओ, मैंने लिखा ही नहीं है। आप क्लियर है? हाँ। ठीक है, वो कैसे आया वो मैंने तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, वो अभी आपको नहीं याद रखना है, वो भूल जाओ। देखिए संजना, अगर
मैं टी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे लिखता तो आप एग्री करते कि टी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी ही होता है। बट अगर मैं उसको ऐसे भी लिखना चाहता, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, तो भी गलत नहीं होता है, क्योंकि आपको ये लोअर स्टैंडर्ड में समझाया गया है एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1। तो आप 1 इंटू 1 इंटू टी करेंगे, आंसर तो टी आएगा ना। तो आपको ये मैंने क्यों लिखा, उसका लॉजिक आपको थोड़ी देर में पता लगने वाला है। क्यों सर टी नहीं लिख रहे हो, क्यों ये एम एल को भी आपने इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। बट ऐसा लिखना गलत नहीं होगा, ये मैं समझा रहा हूं। क्या आपका डाउट इसमें क्लियर हो गया है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। आरएचएस में जितनी भी क्वांटिटी आ रही है एमएलटी की, उसको कॉमन ब्रैकेट में लेकर आओ। कॉमन ब्रैकेट से मतलब हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है डायमेंशन को लिखने का, एमएलटी के फॉर्म में। तो आप देखो कितने नंबर ऑफ एम यहां पे आपको दिख रहे हैं, ओनली सिंगल एम, और उस सिंगल एम का पावर क्या है, वाई। तो यहां पे लिख देना m रेज टू दी पावर y। अच्छा l कितने दिख रहे हैं, 2, एक ये और एक ये। इस l का पावर क्या है, x, इस l का पावर है x, और इस l का पावर क्या है 1, बट फाइनल पावर क्या आएगा z। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स एड अप हो जाते हैं। तो यहां पे l का फाइनल पावर क्या आएगा, x प्लस z। समझ में आया ये? यस उदय, कर सकते, रिजॉइन कीजिए। तो m का पावर y, l का पावर x प्लस z। t कितना दिखता है, इसके पास तो है नहीं, इसके पास है नहीं, पर इसके पास तो है, t का पावर -2, -2 इंटू z। तो फाइनल फॉर्मूला पावर क्या है, -2z। समझ में आई यहां तक? किसी को कोई डाउट है? बस अब मेरा, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया तो फिजिक्स तो हो चुका है खत्म। अब फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब प्रॉब्लम आएगा तो मैथ्स में आ सकता है। कोई डाउट हो बोल सकते हो, मैंने सिर्फ सबको एमएलटी के फॉर्म में लिख दिया, एमएलटी और फाइनल पावर जो भी आ रहे थे। अब इसके बाद मैं लिखूंगा नाउ कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ दी साइड। अगर मैं दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर कंपेयर करूं, तो अब आप देख सकते हैं मेरा ये एम एल टी m रेज टू दी पावर 0 l की पावर 0 लिखने का सेंस क्या था। इधर भी m आ रहा है, इधर भी m आ रहा है। इधर का पावर क्या है, m का 0, इधर का पावर क्या है, y। मतलब y का कंपेयर करने पे y का पावर वैल्यू कितना मिला, 0। सिमिलरली l का पावर इधर x प्लस z है। मैं कहीं गलती करूं तो मुझे बता देना। तो x प्लस z और l का पावर इधर 0 है, तो कंपेयर करने पे x प्लस z का वैल्यू क्या मिला, 0। इधर t का पावर है -2z, और इधर t का पावर था 1, तो -2z इज इक्वल टू 1। किसी को डाउट है तो पूछ लो, बोलिए नमन। सर के कहां पे गया? k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अगर k का कोई डायमेंशन नहीं होगा तो जब मैं t का डायमेंशन लिखूंगा तो k का तो डायमेंशन होगा ही नहीं, तो वो हम कभी भी नहीं लिखेंगे, उसको सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 तक ही रखना होता है। ओके, बोलिए मोक्ष। सर जब भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब प्रेजेंट करते हैं, तो सर हर बार हम m क्यों फर्स्ट लेते हैं? जरूरी नहीं है लेना फर्स्ट,
बट ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अगर आप क्लासरूम में मेरे साथ पढ़ रहे होते तो मैं आप सभी से कॉमन गलती करवा देता। अगर मान के चलो आपने एल को पहले लिखा और एम को बाद में लिखा और इधर आपने ऑर्डर एमएलटी ही रखा तो क्या प्रॉब्लम आएगा? अब अभी मेरे पास मुझे एक चीज सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने इधर पहले एम रखा है तो इधर भी पहले एम रखा है, इधर एल रखा है तो इधर भी एल रखा है, तो मैं सिर्फ पावर को देख रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट से हर साल एक गलती होती है कि वो इधर तो एमएलटी रख देते हैं, इधर उन्होंने एलटीएम या ऑर्डर चेंज कर दिया होता है। अब अगर यहाँ पे पहले एल रखा होता तो चांसेस है कि आप एल की पावर को एम की पावर से कंपेयर कर लेते, क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है, तो वहां गलती हो जाती है। तो अगर आपको पहले एल को लिखना है तो आप इधर भी पहले एल को लिखिए, इधर भी पहले एल को लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिक्स वाइज तो। बट इन जनरल एमएलटी इसी फॉर्म में हम चलते हैं, तो मैं वही आपको याद करवाने का ट्राई कर रहा हूं कि एक ही ऑर्डर याद रखो, हर बार इजी रहेगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। एंड और कोई है जिसको डाउट है? ऑलराइट, बोलिए मिहिर। सर एमएलटी तो मल्टीप्लाई में, तो सर कंपेयर करेंगे तो तीनों का साथ में कंपेयर नहीं करेंगे सर हम? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मल्टी मतलब इंडिविजुअली देखना होता है कि इधर भी एम आ रहा है, इधर भी एम आ रहा है। पावर्स तो सबका कॉमन नहीं रख सकता, क्योंकि एक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबका कॉमन पावर नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि अगर इधर लेंथ है, इधर लेंथ है, तो इधर लेंथ का पावर x है, इधर z है, तो इनको कंपेयर करके x प्लस z लिख सकता है, क्योंकि दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब तू LHS और RHS की बात करेगा तो यहाँ पे सिर्फ पावर्स को, m का पावर इधर क्या है, इधर क्या है, उसको कंपेयर करके लिखना होता है। मास का पावर मास से इक्वेट होगा, लेंथ का पावर लेंथ से ही इक्वेट होगा, टाइम का पावर टाइम से ही इक्वेट होगा। ओके सर। ओके, अब देखिए, अगर आपको यहां तक पता लगा तो z का वैल्यू निकाल सकते हैं। z का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1/2। ये सबसे पहला वैल्यू आया। अगर z का वैल्यू मुझे -1/2 मिल गया है तो इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अगर मैं z का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा, यहां पर -1/2, तो इधर जाके x का वैल्यू कितना मिल जाएगा? +1/2। समझ में आई? अब ये सिर्फ मैं लोअर स्टैंडर्ड वाला मैथ्स कर रहा हूं। यहां पे मैंने z का वैल्यू रख दिया -1/2, ये -1/2 इधर जाएगा तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? +1/2, और y का तो मिला ही हुआ है 0। अगला स्टेप क्या होगा? पुट द वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन नंबर 1। हम एक्चुअली तो फॉर्मूला बनाना चाहते थे, तो यहां पर 1 ये वाली इक्वेशन है, तो t = k, l का पावर x था और x का वैल्यू कितना आया? 1/2। m का पावर था y और y का वैल्यू क्या आया? 0। g का पावर था z और z का वैल्यू क्या आया? -1/2। समझ में आया वैल्यू जो मैंने रखी? अब देखिए, अभी मैंने बताया था एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज इक्विवेलेंट टू 1, ये तो 1 बन गया। तो अगले स्टेप में से ऐसा लिख सकता हूं, l रेज़ टू द पावर 1/2, g रेज़ टू द पावर 1/2, -1/2 नीचे जाएगा तो +1/2 बन जाएगा। और आपने ये सीखा होगा कि अगर यहां पर √a हो तो √a को a रेज़ टू द पावर 1/2 लिखा जाता है, मतलब रूट का पावर होता है 1/2। तो इसको मैं अगर कॉमन रूट में डाल दूं तो फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, l भी रूट में चला गया, g भी रूट में चला गया, पावर सेम थी तो कॉमन ही ले लिया। दिस इज आवर फाइनल फॉर्मूला। मतलब t l g पे इस तरीके से डिपेंड कर रहा था।
ये फॉर्मूला हम चैप्टर 14 में डिराइव भी करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तब आपको पता लगेगा कि इस k का वैल्यू 2 पाई होता है, तो फाइनल फॉर्मूला बनता है 2 पाई रूट L बाई जी। बट अभी के लिए आपको क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो तो k की जगह k ही रखना है। यस प्रीत। सर ये g डिनोमिनेटर में क्यों गया? g का पावर ऊपर क्या है प्रीत? -हाफ। तो अगर नीचे जाएगा तो प्लस हाफ लिख सकता हूं। हाँ। इसलिए लिख दिया क्योंकि मुझे माइनस हटाना था। अब देखोगे तो एक स्टेप यहां पे मैं ये लिखता L रूट G रूट, ऐसे लिख सकते थे हाफ को हटाकर। अगर दोनों रूट थे तो मैंने कॉमन रूट में ले लिया, रूट L बाई जी। ओके। इस तरीके से ये हो चुका है क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। आज मैं आपको 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, आपको क्लैरिटी मिलेगा कैसे करना है। हर क्वेश्चन में स्टेप सेम होगा, आपको रट जाएगी चीजें। ये वाले अब स्टेप इतनी तो दिखानी ही पड़ेगी, मैंने आपके लिए पूरा पूरा लिखा है, स्टेटमेंट्स भी लिख दी है, तो इतना तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। बोलिए वेदांत। सर वो z की वैल्यू कैसे आई? z की यहाँ पे t का वैल्यू क्या था? -2z। हाँ और इधर क्या था? 1। हाँ। तो अगर मैं -2z को 1 से इक्वेट करूंगा और z को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये -2 1 के पास चला जाएगा नीचे, ओके ओके सर, मिल गया। ओके, ऐसे आ गई। अब डाउट हो तो रेज हैंड रखना, अदरवाइज लोअर कर दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस 20% से 40 पर पहुंचे, फिर 40 से 60, 60 से 80। अब इसके लिए आप अपना होमवर्क शीट खोलिए। एक बार आपको समझ में आ गया क्या करना है ट्रिक, तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है, इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आते हो तो हर बार सेम ही चीज करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इसी पर बेस्ड है। हम 16 से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर शीट, होमवर्क शीट 2.2, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन को रीड करके क्या पहली स्टेप लिख सकते हैं? ये वाली आपको ये क्वांटिटीज फाइंड आउट करनी है कि कौन सी क्वांटिटी किस किस पर डिपेंड कर रही है। मैं बताता हूं, पर एक बार क्वेश्चन खुद रीड करो और ये पहला स्टेप लिखने का ट्राई करो बस। क्वेश्चन में रीड कर देता हूं, कभी कभी अच्छे से रीड करने पर समझ आ जाती चीजें। अज्यूमिंग दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी, अब आपको ये नहीं फोकस करना है व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, एक टाइप की वेलोसिटी होती है बस, उसका रिप्रेजेंटेशन उसी के बाद में दिया है v सबस्क्रिप्ट c। assuming that the critical velocity of the viscous liquid flowing through a capillary tube depends only upon, अब डिपेंड्स के पहले आपको एक फिजिकल क्वांटिटी मैंने बता दी है, क्या है? अब किस किस पर डिपेंड कर रही है? रेडियस पर, डेंसिटी पर एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर। क्या है वो मैं बाद में बताता हूं, मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूंगा उसका। वेरी गुड मिहिर, डन। मिहिर ने लिख दिया, प्रीत ने बता दिया, डन। तो आप सभी का इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी vc प्रोपोर्शनल टू r
डेंसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है रो, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा कुछ, एन की एक टांग खींच दी जाती है, इसको बोलते हैं ईटा। जो नॉर्मल एन बनाते हो आप, उसमें इस साइड का पार्ट को थोड़ा स्ट्रेच कर दो तो ये बन जाता है ईटा। क्या होता है चैप्टर 10 में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ये समझ लो बस एग्जांपल के तौर पर कि अगर मैं आपके एक हाथ में हनी शहद और दूसरे हाथ में वाटर देता, तो जिसकी ज्यादा थिकनेस होती है उसका ज्यादा ईटा होता है, विस्कोसिटी। मतलब हनी की विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वाटर। वो हम चैप्टर 10 फ्लूइड्स में पढ़ेंगे। अब हमें पावर नहीं पता, तो अगला स्टेप क्या होता है, पावर एक्स वाई जेड। किसी को डाउट यहां तक? अब अगला स्टेप क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाएगा, तो इंट्रोड्यूस हो जाएगा एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा के आर टू दी पावर एक्स रो टू दी पावर वाई ईटा टू दी पावर जेड, और इसको क्या दे देंगे हम, इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट्स? नो, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस में हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। ये तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने सीखा था, वो होता है LT-1। बट क्योंकि मुझे बाद में अब पता है कंपेयर करना है, तो m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी। k का कोई डायमेंशन नहीं है, वो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो वो इस स्टेप में नहीं आएगा। बट रेडियस का तो होता है ना, रेडियस को लेंथ में मेजर किया जाता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, l टू दी पावर x। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के बताओ ना मुझे चैट बॉक्स में, क्या होता है? परफेक्ट मोक्ष, बीच में चेक करो आंसर वापस से। हितांशी, त्रिशा, प्रीत, किया, आप सभी सही है। कुशल, आदित्य, कश्वी, आप सभी सही है, वेरी गुड। बीच, हाँ वेरी गुड बीच। मिहिर, आनंदिता, यश जोशी, रुद्र, विश्वास, सही है, आप सभी सही है, वेरी गुड। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मतलब m l रेज टू दी पावर -3, पावर क्या लिखेंगे, y। अब आता है ये ईटा, ये भाई साहब तो आज से पहले सुने ही नहीं है। इसका फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, अब आपको निकालना आता है तो फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, ऐसा एक फॉर्मूला फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। 6 पाई तो कांस्टेंट है जिनका डायमेंशन नहीं होता है, यहां से ईटा को सब्जेक्ट बनाया जाए तो F अपॉन RV आ जाएगा। 6 पाई को हटा दिया मैं। अब आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी का पता है, रेडियस का पता है, रखिए और फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का मुझे लेके बताइए क्या आएगा। उदय बोलता है सर ML-1 T-1, ML-1 T- शनोफी का भी वही आया है, आपका भी देखिए आ रहा है क्या? तनीषा ने भी बोल दिया सर वही आ रहा है। आपके जैसे आंसर आते जाए थम्स अप देते जाओ, पता लग जाएगा मुझे। केउषा, कश्वी डन, शनोफी डन, देव डन, मिहिर, गोल, विष्णु, धनुष्का, वेरी गुड। तो ML-1 T-1 ही आएगा। जिसको निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है प्लीज स्क्रीन पे देखो, जिसका फर्स्ट क्लास है हो सकता है उसको प्रॉब्लम आए, थोड़ा हमने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं की है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2।
रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L एंड वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1. M एज इट इज, यहां पे L का पावर 1, यहां पे L1, यहां पे 1, तो फाइनल L का पावर आ जाएगा -1, क्योंकि नीचे हो जाएगा L स्क्वायर, वो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 - 2 इज -1, और यहाँ पे T का पावर -2 है, ऊपर जाके ये +1 हो जाएगा तो -2 + 1 -1. तो फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा का ये आया है. मैं आज जो फर्स्ट क्लास में आए हैं, विदित, श्वेता, उनसे पूछना चाहूंगा उन्हें समझ में आया है? आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे. सॉरी, वेदांत. और अगर ना आया हो तो प्लीज पूछ लीजिए डाउट्स. संजना है, श्वेता नहीं, संजना. ऑलराइट संजना. देखिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलराइट, इधर देखिए, यहां वाला पार्ट तो आपको पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिखना सिखाया है. मैं जब तक इनको समझा रहा हूं तब तक बाकियों को पता लग जाना चाहिए उनको क्या करना है. स्टार्ट हो जाइए. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2. कैसे आया? मैंने फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मैं वहां से लेके आया हूं, मुझे याद है. अरे उदय, अगला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन बाकी है. ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, अगर हो गया हो तो वेरी गुड. उदय का हो गया है तो उसके ऊपर वाला रिवर्स ऑर्डर में चलना है. तो फोर्स की जगह आ गया MLT-2. ऑलराइट, रेडियस की जगह आ गया वेदांत एंड ओके, रेडियस की जगह आ गया L एंड वेलोसिटी की जगह आ गया LT-1. इतना बताइए मुझे कि इस कैलकुलेशन में आप दोनों को कोई डाउट है तो मैं आगे इस वाले पार्ट पे चलूंगा. संजना का क्लियर, वेदांत का क्लियर, वेरी गुड. अब इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं. क्वेश्चन आई अगेन रिपीट, assuming that the critical velocity VC of a viscous liquid flowing through a capillary tube depends only on, मतलब डिपेंड्स के पहले मुझे एक फिजिकल क्वांटिटी मिली विच इज क्रिटिकल वेलोसिटी. तो VC इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये किस किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस ट्यूब का क्या है उस पर, डेंसिटी क्या है उस पर, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है वो. बट पावर तो नहीं पता है ना, तो पावर लिख दिया X, Y एंड Z. जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो इंट्रोड्यूस कर दिया हमने कांस्टेंट. अब वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, होता LT-1 है बट M नहीं था तो पावर लगा दिया 0. रेडियस की जगह रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया, डेंसिटी की जगह मास बाय वॉल्यूम से ML-3 आ गया, और ईटा जो कि अभी हमने निकाला है वो है ML-1 T-1. अब बोलिए कोई डाउट? संजना को क्लियर है, उसने थम्स अप दे दिया. वेदांत, वेदांत का आवाज नहीं आया, चैट बॉक्स में बता सकता है. नो डाउट. ऑलराइट वेदांत, थैंक यू सो मच. अब चलते आगे. सबसे पहले कॉमन ब्रैकेट्स में लेके आओ. कितना नंबर ऑफ M दिख रहा है? एक M इधर है, एक M इधर है. इस M का पावर Y, इस M का पावर Z.
तो फाइनल फॉर्मूला हो गया y प्लस जेड। कितने l दिख रहे? 1 2 3। इस l का पावर क्या है? x, यहां पे लिख दिया x। इस l का फाइनल पावर क्या है? -3 इंटू वाई, यहां पे हो गया -3y। और इस l का पावर फाइनल क्या आएगा? -1 इंटू जेड, माइनस जेड। तो l का फाइनल पावर आया x माइनस 3y माइनस जेड। t तो एक ही है और उसका पावर क्या है? -z। तो यहां पे t का फाइनल पावर आ गया -z। ये सब MLT आ गया हमारे। और इधर m0 l1 t-1। एनी डाउट्स? वेरी गुड। जिन जिन को आंसर मिल रहे हैं वो चेक कर लीजिए, और अगर सही आ रहा है मतलब आपने सीख लिया है मेथड, तो बधाई हो। जिन्होंने नहीं सीखा वो इधर ध्यान दो। अब अगला स्टेप होता था कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ दी साइड। वो लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ऑन कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ बोथ दी साइड वी गेट y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। यहां का m का पावर ये है, यहां का m का पावर 0। x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। l का पावर यहां पे 1 था, यहां पर इतना बड़ा था। यहां पे z का पावर है -z और यहां पे है -1। सही है? अगर माइनस से माइनस कैंसिल आउट करे तो z का वैल्यू तो मिल चुका है 1। अगर z का वैल्यू 1 रखो इस इक्वेशन में तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा? -1। अब y का वैल्यू इधर रखिए, z का वैल्यू इधर रखिए और x का फाइनल वैल्यू लेके आइए। Sir, हाँ उदय, sir, what is the amplitude of vibration? बताता हूं। पहले ये तो खत्म कर लेंगे, अभी तू तेरे लेवल पे कंप्लीट कर। जो डाउट है वो मैं बताऊंगा। Okay. x का वैल्यू क्या आया था उदय? और x का वैल्यू आया था -1। यस। अब आपको x मिल गया है, y मिल गया है, z मिल गया है। अगला स्टेप अब आप जानते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन नंबर 1 दी vc इज इक्वल टू k r की पावर x का वैल्यू -1, रो की पावर y का वैल्यू -1, ईटा टू दी पावर z का वैल्यू 1। जिनका पावर -1 होता है उसमें हमको सिखाया गया है, हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाके लिख सकते हैं। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी गुड संजना, प्रांजलि, आपने हेल्प कर दी मेरी। या मोक्ष, अब पहुंचा 40% पर। ठीक है, चलो और बढ़ाया जाए। आ जाओ 15th क्वेश्चन पर। आई होप बहुत सारे तो ऑलरेडी करके बैठ गए हैं। पॉइंट इज कि क्लास खत्म होने के पहले इस एप्लीकेशन की मास्टरी हो जानी चाहिए। मोक्ष बताता हूं, मैं उस पर ही आ रहा हूं अब। अच्छा है, अब डाउट पूछिए तो आपको भी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं पूछेंगे बैठे रहेंगे तो मजा ना आपको आएगा ना मुझे आएगा। 15 क्वेश्चन है। भव्य को कुछ डाउट है?
भव्य का रेज हैंड आया था इसलिए मैंने पूछा, कुछ हो तो बता देना भव्य। वेरी गुड धृति। हाँ कर सकते हो नमन, अगर आपका हो गया है तो वेरी गुड, आप ऊपर जाते जाइए। 13, 14, 15, 16 इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। सो चलो 15 करते हैं। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब एसएचएम का फुल फॉर्म होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, दैट इज योर चैप्टर नंबर 14। बट आपको ये पता लग गया कि जो एनर्जी है, अज्यूमिंग दिस एनर्जी डिपेंड्स, मतलब डिपेंड्स के पहले आपको मिल चुका है एनर्जी, एक फिजिकल क्वांटिटी मिल गया एनर्जी। किस किस पे डिपेंड कर रही है? तो डिपेंडेंसी है मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आर। मास, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आर। ये एम्पलीट्यूड वर्ड आपने 9th स्टैंडर्ड में साउंड चैप्टर में सुना था, एक्स वाई जेड। जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती है तो इस पार्ट को हम उसका एम्पलीट्यूड बोला करते थे। मैक्सिमम अब साला डेफिनेशन के अंदर ही क्या आ गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब एम्पलीट्यूड को मेजर किस में किया जाता है? मॉक लेंथ में। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो लेंथ का होता है। क्लियर है? गुड, वेरी गुड। अब स्टेप से नेक्स्ट स्टेप, E is equals to K m to the power x nu to the power y r to the power z। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो चुका होगा अब आपको, ml2t-2। K का तो कुछ होता नहीं है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m to the power x। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अभी हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में, t-1। फ्रीक्वेंसी होती 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये हो गया t-1 एंड पावर हो जाएगी y, और ये हो जाएगा l to the power z। ये तो बड़ा इजी निकलने वाला है क्वेश्चन। सो m to the power x l to the power z t raised to the power minus y। ये तो हो गया आपका RHS। कुछ गलत लिखूं बता देना। और यहां पे m की पावर 1 l2 t-2। Now comparing the dimensions of both the side, we get x का वैल्यू 1, z का वैल्यू 2 और t का वैल्यू -2 इज इक्वल टू -y। तो y का वैल्यू भी कितना आ गया? 2। तो ये तो बड़ा इजी सा कैलकुलेशन था। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x y z इन इक्वेशन नंबर 1। तो E इज इक्वल टू K m की पावर x और x का वैल्यू 1, न्यू फ्रीक्वेंसी की पावर y, y का वैल्यू 2 एंड r की पावर z और z का वैल्यू 2। ये फाइनल फॉर्मूला आपका आ गया। क्लियर हुआ? आया 60-70% पर कॉन्फिडेंस? आएगा, 100 भी हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन और करेंगे तो। वेदांत को समझ में आया? आनंदिता, वेदांत, ध्रुवी एंड संजना। ऑलराइट एवरीवन, अब चलते इसके ऊपर वाले क्वेश्चन पर। हो गया है आपका तो वेरी गुड, नहीं हुआ है तो चलो 60% वाले कॉन्फिडेंस को हम 90 पे लेके चलते हैं।
पृथ्वी का तो हो गया, वेरी गुड। आनंदिता, वेदांत, यस सर, यस सर, हियर। 13 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं बताता हूँ। बड़ी स्पीड से दौड़ रहे हो सब, मतलब 100% क्रॉस हो चुका है। बताऊंगा मैं पीछे, असाइनमेंट शीट में से क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें इस शीट में इतना ही है, इस एप्लीकेशन पर बेस्ड असाइनमेंट शीट में है कुछ क्वेश्चन, मैं बताता हूं। जिसका वो भी हो गया है। असाइनमेंट शीट पेज नंबर 39 पर है आपकी, उसका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, इतना करिए, 6 और 10। चलिए 14 क्वेश्चन हम करते हैं अब। जो 14 पर ही है वो को डाउट है प्लीज देखिए। द एस्केप वेलोसिटी, अब जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी में क्रिटिकल तो तुमने फेंक दिया था, वैसे एस्केप वेलोसिटी में एस्केप फेंक देना, चैप्टर 8 में सीखोगे, होती वेलोसिटी है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का वी, किस पर डिपेंड कर रही है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, रेडियस ऑफ द प्लेनेट आर, पावर एक्स एंड वाई। नेक्स्ट स्टेप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, लगा दो एक कांस्टेंट, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻0 l⁻1 t⁻⁻1। k का तो होता नहीं है, g एक एक्सेलरेशन है तो हो जाएगा lt-2, और r रेडियस है, रेडियस होता है l। सही लिखा मैंने? अब यहाँ पे m की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि कहीं भी नहीं आ रहा है, पर ठीक है लिख दिया है। तो l का पावर यहाँ पे है x, यहाँ पर है y, फाइनल हो गया x प्लस वाई, t का वैल्यू हो गया -2x। On comparing the dimensions of both the side, we get x plus y is equals to 1 minus 2x is equals to -1. So x का वैल्यू आ गया आपका 1/2। अगर x का वैल्यू 1/2 आया है तो y का वैल्यू 1 minus 1/2, मतलब y का वैल्यू भी 1/2 ही आएगा। क्या सही किया है मैंने? आपके भी x और y 1/2 ही आ रहे थे 14 क्वेश्चन में। थैंक यू यश विश्वा, आपने थम्स अप दे दिया, नहीं तो मैं तो तड़प रहा था कुछ बता दे। अब पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। तो v इज इक्वल टू k, g का पावर है x और x का वैल्यू है 1/2, r का वैल्यू भी आया 1/2। अभी आपको बताया 1/2 को आप भेज सकते हैं रूट में, तो ये k एक ही रूट में भेज दो, g इंटू आर। मोक्ष 13 क्वेश्चन है वैसा ही, बट पूछने का तरीका अलग है। आप सभी को अपने टेस्ट का मैसेज मिल गया होगा, वैसे तो आपको बता ही दिया था, और आई होप आप पर डे पर सेशन का थ्योरी जो मैंने आपको बोला था वो कर रहे होंगे फॉलो। ट्यूसडे को टेस्ट रहेगा 5:30 to 6:30। टेस्ट आपके होमवर्क शीट में से ही होगा, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करके रखो।
सबका टारगेट फुल होना चाहिए। The 13th question, assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by flowing river on velocity v, density rho and acceleration due to gravity g। सबसे पहले दिया था मास, उसके बाद दिए 3 डिफरेंट क्वांटिटीज। वेदांत अभी हाल शायद अपलोड नहीं है, पर वो हो जाएगी। तो जैसे हम सेशन कंप्लीट करते हैं हम उसको बाद में आंसर कीज देते हैं, सो दैट पहले आप करिए देन आप उसमें से चेक करिए, बट वो हो जाएगी। All right. So question 13 था, assuming that the mass m of the largest stone that can be moved, तो mass velocity लिख दे, m is proportional to velocity, density and acceleration due to gravity। 3 चीजें दी गई है, आपको ये बताना है show that the m varies with 6 power of the velocity of the flow। मतलब आपके इस पूरे पार्ट को सॉल्व करने पर x का वैल्यू 6 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। वेलोसिटी का पावर 6 होना चाहिए, मतलब इस केस में आपको y और z निकालने की जरूरत नहीं है, फाइनल फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का पावर 6। स्टेप वाइज जाएंगे तो अगला स्टेप होगा k, और वो हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। मास का डायमेंशन तो होता है वो m l0 t0, वेलोसिटी इधर हो जाएगा lt माइनस 1 टू द पावर x, डेंसिटी होता है ml माइनस 3 टू द पावर y, और एक्सेलरेशन lt माइनस 2 टू द पावर z। आई होप अब आपको पता लग गया आपको क्या करना है। तो ये क्वेश्चन में जो कर रहे हैं अभी हाल, सभी को x का वैल्यू 6 लेकर आना है। अब आप करिए, मैं आपको टाइम देता हूं। उदय, मुझे समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर मतलब 6 और 10 हो गए असाइनमेंट शीट का, तो अब क्या करें? अच्छा हो गए क्या? हाँ ठीक है, एक बार वेट कर, एक सेकंड एप्लीकेशन भी करवाना था, बट आज मैं सोच रहा हूँ सेकंड एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन नंबर 3 हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, जो कि हमारी एक हफ्ते बाद आने वाली है। दे सकता हूँ, करना है तो कर सकते हो आप। थोड़ा सा थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 असाइनमेंट शीट। हाँ असाइनमेंट शीट 2.2 क्या है सर लास्ट वो? 11 एंड 12। ओके। और बाकी सब जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं प्लीज मुझे बताइए चैट बॉक्स में कि आपका आया या नहीं आया। और मॉक्स हार्ड कॉपी के लिए एक बार आपको उमा शंकर सर से बात करनी पड़ेगी, वो वहां पर आपको देने के लिए रेडी रहते हैं इंस्टीट्यूट पर। तो आपके पास नंबर ना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई ड्रॉप कर देना नाम के साथ, मैं आपको
मैं आपको उनका नंबर भेज दूंगा। कश्वी का डन, भीष्म डन, संजना को भी समझ में आ गया, डन, मोक्ष। आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता लगेगा, निकालना आएगा तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ भव्य, अभी यार इंस्टीट्यूट बंद है ओनली फॉर दिस वीक, कुछ रीजन की वजह से। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, देखिए अगर आप वस्त्रापुर के स्टूडेंट हैं तो आपको उमा शंकर सर या अमिता मैम इनसे बात, उमा शंकर सर से बात कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूट पे का रिगार्डिंग डाउट है कि वो कब खुलेगा, आपको नोट्स वोट्स का अगर इशू है तो, नंबर ना हो तो मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, हाई ड्रॉप करके अपने नाम और ब्रांच के साथ, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। चलिए शनौफी का भी डन, धृति also got the answer। बोलिए वेदांत। नहीं सर, मतलब ऐसे आंसर आ गया, पर आंसर सही है कि नहीं वो नहीं पता ना, इसके लिए। x का वैल्यू 6 आया आपका? नहीं, 0। तो फिर गलत है, x का वैल्यू 6 आना चाहिए सॉल्व करने पर। क्वेश्चन में बोला है कि सर मेरा x इज इक्वल टू 3 माइनस जेड है, और z मेरा -3 है। अगर वो प्लस हो, मतलब माइनस जेड लो तो 3 होगा, लेकिन z लो तो -3 हो रहा है। चल चल मैं करता हूँ, देखना गलती कहाँ पे की हुई है, पकड़ में आती है। यहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट की गलतियां मैथ्स में हो सकती है, तो प्लीज इतना लाइटली मत लेना, गलतियां होने के चांसेस है। m का नेट पावर एक ही दिख रहा है, तो m का पावर l का पावर यहाँ पे x -3y प्लस z, और t का पावर -x -2z। सही लिखा है मैंने? ठीक है, धृति ने सही बता दिया, हमको लग रहा है सही है। फिर गलती हमसे भी हो जाती है तो आपसे भी हो सकती है, चेक करते रहिएगा। वेदांत तेरी नेट में उस साइड से प्रॉब्लम होगा, कल भी हमें प्रॉब्लम आ रहा था, इस वजह से ब्रेक हुई होगी। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्टेट कीजिए। स्क्रीन सभी को ठीक है? भीष्म ने तो बता दिया, उसको दिख रही है, बाकियों को दिख रही है? थैंक यू सो मच, अरे बता दिया करो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।
प्रीत को कुछ डाउट था? सर ये टी का पावर मेरा अलग आ रहा है। मतलब ये वाला -x -2z नहीं आ रहा है ऐसा? मतलब -x -2z -3y। -3y कैसे आ सकता है? डेंसिटी तो ml -3 होती ना। ओके हाँ। और सर ये जो L है देखिए एक बार चेक कीजिए वापस से। ओके सर। सो कंपेयर करने के बाद y का वैल्यू आ जाएगा 1, y का वैल्यू 1 आएगा, x -3y प्लस z का वैल्यू आ जाएगा 0 और -x -2z का वैल्यू आ जाएगा 0। यहां आपको अब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। स्क्रीन क्लियर है सभी को? देव बोल रहा है सर ब्लर आ रही है। देव आपकी साइड से कुछ हो सकता है नेट का इशू, बाकी सब ने तो थम्स अप दे दिया मुझे। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपका 6 निकल के आना चाहिए। y का वैल्यू इसमें रखिए तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, x का वैल्यू 6 आ जाएगा। दो इक्वेशन ऐसी बनेगी, x -3 प्लस z इज इक्वल टू 0 और -x -2z इज इक्वल टू 0। भाई तनीषा ने मुझे थम्स अप दे दिया, इक्वेशन तो सही है। वेदांत यहां तक सही आया था आपका? हाँ सर सेम टू सेम आया है। उसके बाद मैंने x इज इक्वल टू 3 माइनस जेड भी लिख दिया। x इज इक्वल टू x प्लस जेड इज इक्वल टू 3 लिख दो और यहाँ पे -x -2z इज इक्वल टू 0 लिख दो। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट और z -2z ये हो जाएगा -z इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ऐसा आ रहा है क्या? हाँ ऐसा जेड मेरा भी -3 आया। ठीक है, z -3 आ गया। अब देख हमें x का वैल्यू लाना था तो एक इक्वेशन हमारा आया था -x -2z इज इक्वल टू 0, तो -x एज इट इज, -2 z का वैल्यू कितना आया -3, तो ये कितना हो गया -x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। हाँ यहाँ पे कोई तेरा डाउट हो सकता है? नमन बोलिए, मिस्टेक है सर। देखना क्या गलती किया है। सर x -3y प्लस z इज इक्वल टू 0। सर उसके नीचे वाला स्टेप नहीं समझ में आया। ये यस सर। इसे इक्वेट किया है, y को इक्वेट किया 1 आया, इक्वेशन 1, इसका पावर इक्वेट किया ये इक्वेशन नंबर 2, t का पावर इक्वेट किया इक्वेशन नंबर 3। ओके सर। इसको सॉल्व करके नहीं लाया हूं, वो तो इक्वेट करने पर आया है। यस ठीक है हाँ। उसके बाद मैंने y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया तो ये मिला, ये Yes. वाला इक्वेशन एज इट इज सॉल्व किया, आंसर आ गया। यस सर। चलिए तो फिर यहाँ पे किसी को डाउट है तो आज हम इतना ही रखते हैं। सॉल्व और प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ गया होगा इस टाइप की क्वेश्चंस में। अगली क्लास में हम इसके 2 बचे हुए एप्लीकेशंस और करेंगे तो उसमें भी हम कॉन्फिडेंस लाने का ट्राई करेंगे। और जरूरी नहीं, देखो कभी कभी होता है क्लास में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पर जब खुद से थोड़ा और प्रैक्टिस करोगे तो और आ जाएगा। तो ये मैंने क्लास में करवाया, दिस इज फर्स्ट टाइम, आपको अभी सेकंड थर्ड टाइम और करना पड़ेगा। अच्छा आपको जैसे मैंने क्वेश्चन बताए थे, अगर आपको और प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, जिन लोगों को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है तो
अपनी असाइनमेंट शीट के क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, ये 3 क्वेश्चन में करवा रहा हूं, मतलब आपको दे रहा हूं, आप इसको करिए। अगर आंसर आपके मैच हो जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। 6, 10 एंड 12 और इफ पॉसिबल देन 11। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय विश्वा। बाय। Bye, sir.